नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसे संबंधित एक मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा जो 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर भी 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन का महत्व बताइए। लोक प्रशासन का महत्व क्या होता है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का आधार स्तंभ है जो सरकारी नीतियों और कानूनों को लागू कर उन्हें वास्तविकता में बदलता है। यानी जो लोक प्रशासन होता है, सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनको लागू करता है और उन्हें वास्तविक स्वरूप में बदलता है। यह जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसी अनिवार्य सेवाएं प्रदान कर लोक कल्याण सुनिश्चित करता है। सामाजिक स्थिरता बनाए रखने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना इसके उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग पर टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग अमेरिकी शासन प्रणाली की देन है। यानी सबसे पहले अमेरिकी शासन प्रणाली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो कार्यपालिका के प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य करते हैं। यानी ये जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग होते हैं, ये कार्यपालिका के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते हैं, उनके नियंत्रण से मुक्त होते हैं। इन्हें सरकार का चौथा अंग भी कहा जाता है, जिनका कार्य आर्थिक गतिविधियों का विशेषज्ञ नियंत्रण और नियमन करना है। यानी सरकार की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका नियंत्रण और नियमन इनके द्वारा किया जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग है, यह इसका उदाहरण है। संघीय संचार आयोग है, यह भी जो है स्वतंत्र नियामकीय आयोग का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, इस पे आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक पद है। यानी संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चे को ऑडिट करता है, उनका लेखा परीक्षा करता है। यानी जो केंद्र और राज्य सरकार के खर्च होते हैं उनको देखता है कि जो बजट आवंटित किया गया था वो ठीक ढंग से सही जगह पर खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका मुख्य कार्य वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह बनाना है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास प्रशासन किसे कहते हैं। विकास प्रशासन किसको कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विकास प्रशासन से तात्पर्य उस प्रशासनिक प्रणाली से है जो विकासशील राष्ट्रों की प्रगति और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित होती है। यानी विकासशील देशों में परिवर्तन के लिए केंद्रित होता है जो विकास प्रशासन होता है। यानी पूरी तरीके से विकासशील देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए यह केंद्रित होता है। यह केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है बल्कि परिणाम उन्मुख और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है राष्ट्र का आधुनिकीकरण और जन कल्याण सुनिश्चित करना। यानी इसके माध्यम से एक तो जनता का कल्याण सुनिश्चित किया जाता है, दूसरी तरफ राष्ट्र को आधुनिक बनाया जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्ध न्यायिक का अर्थ बताइए। अर्ध न्यायिक क्या होता है इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अर्ध न्यायिक से तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक संस्था या निकाय से है जिसे कानून द्वारा सीमित न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी जो अर्ध न्यायिक आयोग होते हैं या अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं वो प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं या प्रशासनिक आयोग होती हैं, लेकिन सीमित मात्रा में इनको न्याय करने की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। यह संस्था पूर्ण न्यायालय तो नहीं होती परंतु विवादों की सुनवाई करने, साक्ष्यों की जांच करने और कानूनी निर्णय देने का अधिकार रखती है। इसका उद्देश्य विशेष क्षेत्रों के विवादों का त्वरित निपटारा करना होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भारत का निर्वाचन आयोग है, जब दलों के बीच विवाद होता है तो उसको सुलझाता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, यह भी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर निर्णय देता है। इन सभी को अर्ध न्यायिक आयोग के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है, इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी जो आधुनिक समय में राज्य हैं उनमें लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आधुनिक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्यों में लोक प्रशासन केवल सरकारी कार्यों का क्रियान्वयन मात्र नहीं है, बल्कि यह समाज की धुरी है। लोक प्रशासन जो है समाज की धुरी है, समाज के केंद्र में है, स्थित है। प्रसिद्ध विद्वान W.B. डोरहम के अनुसार यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होगा। यानी यदि प्रशासन का पतन होगा तो हमारी सभ्यता भी विफल हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की कौन कौन सी भूमिका है, लोक प्रशासन किन किन भूमिकाओं का निर्वहन करता है। पहला है नीति कार्यान्वयन, यानी सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, जो योजनाएं बनाए जाते हैं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या बुनियादी ढांचा से संबंधित, उन सभी नीतियों का जो कार्यान्वयन होता है वो लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। दूसरा है जन कल्याणकारी भूमिका, यानी लोक प्रशासन जन कल्याणकारी भूमिका का भी निर्वहन करता है। आधुनिक राज्य जो है वो पुलिस राज्य नहीं है, पुलिस राज्य से बदलकर ये सभी कल्याणकारी राज्य बन गया है। गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर प्रशासन जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है, यानी जन कल्याणकारी भूमिका का भी निर्वहन करता है। अगला भूमिका है नियमन और नियंत्रण। निजी क्षेत्र और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रशासक नियामक की भूमिका निभाता है ताकि सार्वजनिक हितों की रक्षा हो सके। लोक प्रशासन की अगली जो भूमिका है वो है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन, यानी लोक प्रशासन जो है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी है। पिछड़े वर्गों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए प्रशासन एक सक्रिय परिवर्तनकारी एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इस भूमिका का निर्वहन भी इसके द्वारा किया जाता है। अगला है संकट प्रबंधन। लोक प्रशासन संकट का प्रबंधन भी करता है। महामारी, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, दंगे जैसे आपातकालीन स्थितियों में लोक प्रशासन ही राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व करता है। तो लोक प्रशासन जो है संकट प्रबंधन भी करता है, इस भूमिका का भी निर्वहन इसके द्वारा किया जाता है। अगला भूमिका है विकास का उत्प्रेरक। लोक प्रशासन जो है विकास का उत्प्रेरक है, आर्थिक नियोजन करता है। औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में प्रशासन जो है महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि पॉल एच एप्पलवी के शब्दों में प्रशासन नीति निर्माण और लोक सेवा का संगम है। बिना एक कुशल प्रशासन के आधुनिक राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव है। यानी जब तक हम एक कुशल प्रशासनिक ढांचा की स्थापना नहीं करेंगे तब तक आधुनिक राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आधुनिक राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना तब तक असंभव है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मुख्य कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। मुख्य कार्यपालिका के कौन कौन से कार्य होते हैं, उनके कार्यों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका वह सर्वोच्च सत्ता है जो राज्य की नीतियों को क्रियान्वित कर उन्हें मूर्त रूप प्रदान करती है। यह प्रशासन की धुरी और मस्तिष्क है। यानी मुख्य कार्यपालिका को प्रशासन की धुरी माना जाता है और उसका मस्तिष्क माना जाता है, जिसके निर्देशों पर संपूर्ण सरकारी मशीनरी कार्य करती है। संसदीय व्यवस्था में यह शक्ति प्रधानमंत्री और अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी मुख्य कार्यपालिका की जो शक्ति होती है संसदीय व्यवस्था में यानी हमारे देश में प्रधानमंत्री के हाथों में है और अध्यक्षीय व्यवस्था में यानी अमेरिका जैसे देश में यह राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व न केवल शासन चलाना है बल्कि राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व और समन्वय प्रदान करना भी है। अब देख लेते हैं कि मुख्य कार्यपालिका के कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला कार्य है नीति निर्धारण, यानी देश की नीतियों का निर्धारण करना इनका पहला काम होता है। देश की आंतरिक और विदेशी नीतियों का खाका तैयार करना और शासन की प्राथमिकताएं तय करना इनका प्राथमिक कार्य होता है। दूसरा कार्य है प्रशासकीय नियंत्रण, समस्त विभागों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करना और उनमें अनुशासन व एकता बनाए रखना भी इनका कार्य होता है। अगला कार्य है नियुक्तियां,
नियुक्तियां करना भी इनका कार्य होता है। प्रशासन के कुशल संचालन हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करना, राजदूतों और उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करना भी इनका कार्य होता है। अगला जो कार्य है वो है वित्तीय प्रबंधन करना, देश का बजट तैयार करवाना और यह सुनिश्चित करना कि धन का व्यय निर्धारित लक्ष्य हेतु ही हो, यह भी इनका कार्य होता है। अगला जो कार्य होता है मुख्य कार्यपालिका का वो है समन्वय करना, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच होने वाले आपसी मतभेदों को सुलझाना और टीम भावना से कार्य करना भी इनका लक्ष्य होता है। अगला जो कार्य होता है मुख्य कार्यपालिका का वो है विधायी व सैन्य कार्य, संसद का सत्र बुलाना, अध्यादेश जारी करना और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इनका कार्य होता है। निष्कर्ष भी हम लोग लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे कि मुख्य कार्यपालिका शासन का वह ऊर्जा केंद्र है जो नीतियों और क्रियान्वयन के बीच सेतु का कार्य करता है, जिससे राज्य में स्थिरता और विकास सुनिश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए। औपचारिक संगठन क्या होता है और इसके कौन कौन से लाभ होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि औपचारिक संगठन वह संरचना है जिसे किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है। यानी औपचारिक संगठन को सोच समझ करके योजना बना करके बनाया जाता है और यह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। इसमें नियम, प्रक्रियाएं और उत्तरदायित्व तो लिखित रूप में स्पष्ट होते हैं। यहाँ अधिकारों का एक निश्चित क्रम होता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि उसे क्या करना है, यानी उसके अधिकार कौन कौन से हैं, उसके कर्तव्य कौन कौन से हैं, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर पता होता है और वह किसके प्रति जवाबदेह है यह भी उसको पता होता है। सरकारी विभाग, शिक्षण संस्थान, बड़ी कंपनियां इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं कि औपचारिक संगठन के लाभ कौन कौन से होते हैं, उनके लाभों को देख लेते हैं। पहला लाभ है कार्यों की स्पष्टता, यानी औपचारिक संगठन में सभी कार्य स्पष्ट होते हैं। प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार और कर्तव्य पहले से परिभाषित होते हैं कि किसको क्या करना है, जिससे कार्य क्षेत्र में कोई भ्रम नहीं रहता है। अगला लाभ है उत्तरदायित्व का निर्धारण, यानी उत्तरदायित्व का इसमें निर्धारण होता है। कार्यों का इसमें लिखित विवरण होता है और लिखित विवरण होने के कारण जवाबदेही तय करना आसान होता है कि इस कार्य की जवाबदेही किसकी है। यदि कोई कार्य गलत होता है तो जिम्मेदार व्यक्ति को पहचान कर तुरंत सजा दिया जा सकता है, तुरंत उसकी पहचान की जा सकती है। अगला लाभ होता है अनुशासन और स्थिरता। यह संगठन नियमों और कानूनों पर आधारित होता है जिससे कार्यप्रणाली में अनुशासन बना रहता है और कर्मचारियों के आने जाने से संगठन की स्थिरता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जो लाभ होता है वो होता है कार्यों का दोहराव नहीं, यानी सभी के कार्य परिभाषित होते हैं, सुव्यवस्थित विभाजित होता है कार्य और सुव्यवस्थित विभाजन के कारण एक ही कार्य को दो अलग अलग लोग नहीं करते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। अगला जो लाभ होता है वो है लक्ष्यों की सुलभ प्राप्ति, यानी आसानी से लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व निर्धारित योजना और ढांचे के कारण संगठनात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावी और तीव्र गति से प्राप्त किया जा सकता है। अगला जो इनका लाभ होता है वो है समन्वय। विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाना आसान होता है क्योंकि सभी के कार्य एक दूसरे से औपचारिक रूप से जुड़े होते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि औपचारिक संगठन किसी भी संस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करता है जहां व्यक्तिगत हितों के बजाय संस्थागत लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड स देख लेते हैं। खंड स में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बजट से आप क्या समझते हैं, भारत में बजट निर्माण और उसके कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बजट केवल आय व्यय का विवरण मात्र नहीं है बल्कि यह सरकार की वित्तीय योजनाओं और सामाजिक आर्थिक नीतियों का प्रतिबिंब है। भारत में जो बजट है वो एक संवैधानिक दस्तावेज है। संविधान में इसका वर्णन किया गया है जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है और संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन किया गया है। बजट एक आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का विस्तृत विवरण होता है, यानी सरकार कितना आय प्राप्त करेगी और कितना खर्च करेगी, कहाँ कहाँ से आय प्राप्त करेगी और कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी, इसी का विवरण जो है बजट में होता है।
यह सरकार को जवाबदेह बनाता है और सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा बिना संसद की अनुमति के खर्च न किया जाए। अब देख लेते हैं कि बजट निर्माण की प्रक्रिया कौन सी होती है, किस प्रकार से बजट का निर्माण किया जाता है। भारत में बजट बनाने का कार्य जो है वो वित्त मंत्रालय का बजट प्रभाग करता है। इसकी प्रक्रिया 6 महीना पहले से ही शुरू हो जाती है, यानी जब संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके 6 महीना पहले से ही बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहला काम होता है परिपत्र जारी करना। अगस्त और सितंबर के महीने में वित्त मंत्रालय के द्वारा परिपत्र जारी किया जाता है और इसमें वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों को बजट सर्कुलर भेजता है, जिसमें उनसे अगले वर्ष के खर्चों का अनुमान मांगा जाता है कि आपके विभाग में अगले वर्ष कितना खर्च किया जाएगा, आपकी योजना क्या है। फिर अनुमानों की प्राप्ति होती है। विभिन्न विभाग अपने पिछले खर्चों और नई योजनाओं के आधार पर अपनी मांगे वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। फिर इस पर समीक्षा बैठकें होती हैं, समीक्षा की जाती हैं। वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के बीच गहन चर्चा होता है। यहाँ यह तय किया जाता है कि किस विभाग को कितनी राशि आवंटित की जाएगी। फिर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के साथ परामर्श कर अंतिम रूप देते हैं और फिर इसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाता है। फिर छपाई होता है और इसी समय हलवा समारोह भी होता है। बजट को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। छपाई से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह आयोजित किया जाता है, जिसके बाद संबंधित कर्मचारी बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहते हैं, मंत्रालय से बाहर नहीं जाते हैं। अब देख लेते हैं कि संसद में बजट का अधिनियमन कब होता है। यानी बजट तो छप चुका है लेकिन अभी यह कानून नहीं बना है, संसद में पेश नहीं हुआ है, संसद के द्वारा पारित नहीं हुआ है। संसद में अधिनियमन किस प्रकार से होता है इसको अब हम लोग जानेंगे। संसद में बजट जो है 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और इसके अधिनियमन के मुख्य चरण निम्न होते हैं। पहला होता है प्रस्तुतिकरण, यानी वित्त मंत्री बजट भाषण इसमें पढ़ते हैं। फिर सामान्य चर्चा होता है। बजट के सिद्धांतों पर दोनों सदनों में पक्ष और विपक्ष में बहस होता है, चर्चा इसमें किया जाता है। फिर समितियों द्वारा जांच किया जाता है। विभागीय समितियां मांगों का सूक्ष्म निरीक्षण करती हैं, उसकी जांच करती हैं कि किस विभाग के द्वारा कितना मांगा गया है और कितना आवंटन उसको किया गया है। फिर जो है अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। लोकसभा में प्रत्येक विभाग के लिए मांगी गई धनराशि जो होती है उस पर वोटिंग किया जाता है और उसको जो है पास किया जाता है। फिर इसके बाद विनियोग विधेयक पास होता है। इसे पारित करके सरकार को भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का कानूनी अधिकार जो है मिल जाता है। इसके बाद लास्ट में वित्त विधेयक आता है। वित्त विधेयक जो है पारित किया जाता है। इसमें नए कर लगाने और पुराने करों में बदलाव के प्रस्ताव होते हैं कि कौन कौन से नए कर लगाए जाएंगे और कौन कौन से पुराने करों में किस प्रकार से बदलाव किया जाएगा, इतना जो है इसमें रहता है। फिर यहाँ पर बजट का अधिनियमन हो जाता है। अब देख लेते हैं फिर बजट का कार्यान्वयन किस प्रकार से होता है। यानी बजट का अधिनियमन हो गया, संसद के द्वारा पारित हो गया, अब उसका कार्यान्वयन किस प्रकार से होगा। बजट पारित होने के बाद इसका कार्यान्वयन शुरू होता है। सबसे पहले निधि का आवंटन होता है, यानी वित्त मंत्रालय विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों को धन जारी करता है, धन उनके विभाग को देता है। खर्च पर नियंत्रण होता है। इसके बाद प्रत्येक मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि आवंटित धन निर्धारित योजना पर ही खर्च हो, अन्यथा दूसरे जगह खर्च न हो। अंत में इसका ऑडिट होता है। वर्ष के अंत में सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खर्चों की जांच की जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, यानी हमको पता चल पाए कि किस चीज़ के लिए इसको आवंटित किया गया था पैसे को और सही जगह पर खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे कि बजट निर्माण की यह जटिल प्रक्रिया देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह केवल अंकों का खेल नहीं बल्कि देश के विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा समाप्त हो जाए तो आप हमें अपना पेपर जरूर भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8307386616। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।